तो आज हम सब एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही मुश्किल लड़ाई पर बात करने वाले हैं। भूलने के खिलाफ लड़ाई। हम कोई किताब पढ़ते हैं, मीटिंग में ज़रूरी बातें सुनते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों या दिनों में ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने डिलीट बटन दबा दिया हो। सवाल ये है कि क्या हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं? ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम सब रोज लड़ते हैं और अक्सर हमें लगता है कि याददाश्त मतलब किस्मत की बात है। किसी की अच्छी है, किसी की बुरी। लेकिन सच ये है कि याददाश्त कोई गोदाम नहीं है जहां हम जानकारी भरते जाते हैं, बल्कि ये एक कौशल है, एक कला है जिससे सीखा जा सकता है। बिल्कुल। और इसी कला को समझने के लिए हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं। एक तरफ हर्मन एबिंगहॉस जैसे मनोवैज्ञानिकों का आधुनिक विज्ञान है, जो हमें बताते हैं कि हम क्यों और कितनी तेजी से भूलते हैं। और दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी प्राचीन तकनीकें हैं, यूनान के मेमोरी पैलेस से लेकर भारत की अद्भुत वैदिक मौखिक परंपरा तक, जिन्होंने बिना लिखे ज्ञान को सदियों तक जिंदा रखा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आधुनिक विज्ञान आज उन्हीं सिद्धांतों की पुष्टि कर रहा है जो इन प्राचीन परंपराओं ने हजारों साल पहले अभ्यास से खोज लिए थे। आज की हमारी बातचीत का मकसद यही है, ये समझना कि याद रखना सिर्फ जानकारी को स्टोर करना नहीं, बल्कि उसे बार बार दिमाग में बनाने की प्रक्रिया है। तो चलिए इस लड़ाई के दुश्मन को पहले ठीक से समझते हैं। हमारे स्रोतों में एक नाम बार बार आता है, द फॉरगेटिंग कर्व या भूलने का वक्र। सुनने में ये बहुत वैज्ञानिक लगता है, पर असल में ये हम सबकी रोज की कहानी है ना? बिल्कुल। ये जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहॉस का सिद्धांत है और ये बहुत सीधी सी बात कहता है। जैसे ही आप कुछ नया सीखते हैं, आपका दिमाग उसे भूलना शुरू कर देता है और ये गिरावट शुरू में बहुत तेज होती है। ये दिमाग का एक तरह का फिल्टरिंग सिस्टम है जो गैर जरूरी जानकारी को हटाकर जरूरी चीजों के लिए जगह बनाता है। दिमाग ये मानकर चलता है कि अगर कोई जानकारी दोबारा इस्तेमाल नहीं हुई तो शायद वो जरूरी नहीं थी। कितनी तेज होती है ये गिरावट, क्योंकि महसूस तो ऐसा होता है कि मैंने सुबह जो पढ़ा वो शाम तक धुंधला हो जाता है। क्या हमारे स्रोतों में कोई आंकड़ा है? हाँ, और वो आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। अध्ययन बताते हैं कि अगर आप सीखी हुई जानकारी को दोहराते नहीं हैं, तो आप 24 घंटों के अंदर उसका 70% तक हिस्सा भूल सकते हैं और एक हफ्ते के अंदर ये आंकड़ा 90% तक पहुंच सकता है। सोचिए, परीक्षा से पहले रात भर जागकर की गई पढ़ाई का 90% हिस्सा एक हफ्ते में हवा हो सकता है। 1 मिनट? तो इसका मतलब है कि आखिरी मिनट में 10 घंटे रट्टा मारने से कहीं बेहतर है कि हम हर कुछ दिन में सिर्फ 15-15 मिनट का रिवीजन करें। हमारी पूरी एग्जाम मोड की तैयारी तो एकदम गलत है। बिल्कुल, आपकी मेहनत बर्बाद होने का यही सबसे बड़ा कारण है। पर कुछ बातें इस भूलने की रफ्तार पर असर डालती हैं। जैसे, अगर जानकारी मुश्किल है तो आप उससे जल्दी भूलेंगे। अगर वो आपकी किसी पुरानी जानकारी से जुड़ती है या आपको बहुत जरूरी लगती है तो वो ज्यादा देर तक टिकेगी। और एक बात जो मेरे स्रोत में थी वो ये कि जानकारी को पेश कैसे किया गया है, इससे भी फर्क पड़ता है। जैसे विजुअल्स यानी देखी हुई चीजें ज्यादा असरदार होती है। हाँ बिल्कुल, देखी हुई चीजें हमें लगभग 7% तेजी से याद होती हैं। इसीलिए माइंड मैप्स, चार्ट्स और डायग्राम्स इतने कारगर होते हैं। और इन सबसे ऊपर हैं हमारे शारीरिक कारक, तनाव और नींद की कमी। अगर आप 6-7 घंटे की गहरी नींद नहीं ले रहे तो आपका दिमाग सीखी हुई बातों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ठीक से भेज ही नहीं पाता। नींद यादों को पक्का करने का समय है। ठीक है, तो दुश्मन की पहचान हो गई। ये फॉरगेटिंग कर्व है जो चुपचाप हमारी मेहनत पर पानी फेरता रहता है। तो अब सवाल ये है कि हमारी पहली रक्षा पंक्ति क्या होनी चाहिए? जानकारी को दिमाग में पहली बार में ही सही तरीके से कैसे डालें? और सबसे जरूरी रक्षा पंक्ति है सक्रिय सीखना, एक्टिव लर्निंग। हम अक्सर पैसिव तरीके से पढ़ते हैं, बस किताब के पन्ने पलटते जाते हैं या लेक्चर सुनते जाते हैं, लेकिन दिमाग इस तरह से जानकारी को पकड़ता नहीं है। उसे उलझाना पड़ता है, उससे काम करवाना पड़ता है। समझकर पढ़ो, ये सलाह तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई ठोस तरीका भी है? हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक का जिक्र है, फाइनमैन तकनीक। हाँ, और ये तकनीक जीनियस भौतिक शास्त्री रिचर्ड फाइनमैन की देन है। इसका मूल विचार बहुत शक्तिशाली है। अगर आप किसी चीज को एक 12 साल के बच्चे को आसान भाषा में नहीं समझा सकते, तो इसका मतलब है कि आप खुद उसे ठीक से नहीं समझे। ये आपकी समझ का लिटमस टेस्ट है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हर विषय के लिए काम करता है? क्या मैं इतिहास की जटिल तारीखें या अर्थशास्त्र के मुश्किल सिद्धांत भी किसी 12 साल के बच्चे को समझा सकती हूँ? ये थोड़ा मुश्किल लगता है।
बहुत अच्छा सवाल है। इसका मकसद हर चीज को बच्चों जैसा बनाना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को सरल और स्पष्ट करना है। इसके 4 कदम हैं। पहला, विषय चुनें और जो भी आप जानते हैं उसे लिखें। दूसरा, अब उसे किसी और को या बस कल्पना में ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें, बिना मुश्किल शब्दों के। आप यहीं पर अटकेंगे। आपको पता चलेगा कि कहां-कहां आपकी समझ में कमी है। तीसरा कदम यही है, उन कमियों को पहचान कर वापस स्रोत पर जाएं और उन्हें दूर करें। और आखिर में अपनी सरल व्याख्या को फिर से व्यवस्थित करें और उसे किसी को सिखाकर परखें। तो ये सिर्फ याद करने की नहीं बल्कि गहराई से समझने की तकनीक है। और दूसरी तकनीक जिसका जिक्र था वो है SQ3R विधि। ये खास तौर पर किताबों या लंबे लेखों को पढ़ने के लिए है। सही। SQ3R हमें पैसिव रीडर से एक्टिव रीडर बनाता है। इसके 5 चरण हैं। सर्वे, यानी सर्वे पढ़ने से पहले चैप्टर के शीर्षक, चित्र और सारांश पर बस एक नजर दौड़ाएं। इससे दिमाग को एक ढांचा मिलता है। क्वेश्चन, यानी सवाल, हर शीर्षक को एक सवाल में बदल दें। जैसे एबिंगहैस का फॉरगेटिंग कर्व क्या है? और फिर आते हैं 3R, रीड, रिसाइट, रिव्यू। मतलब अब आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा R, रिसाइट, यानी सुनाएं। सबसे जरूरी है। हर सेक्शन के बाद किताब बंद करें और जो भी याद है उसे अपनी भाषा में बोलें। ये एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट है। और आखिरी R, रिव्यू, यानी दोहराएं। ये फॉरगेटिंग कर्व पर सीधा हमला है। 24 घंटे के अंदर एक छोटा सा रिव्यू आपको 80% जानकारी भूलने से बचा सकता है। तो फाइनमैन तकनीक और SQ3R जानकारी को दिमाग में सही ढंग से डालने के लिए है। लेकिन ये तो आधी लड़ाई हुई। असली चुनौती तो उसे वहां बनाए रखने की है। यहाँ पर हमारे स्रोत कुछ बहुत ही शक्तिशाली रणनीतियों की बात करते हैं। हाँ, और पहली रणनीति फॉरगेटिंग कर्व का सीधा जवाब है, स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन, इसका मतलब है जानकारी को भूलने से ठीक पहले बढ़ते हुए अंतराल पर दोहराना। आप दिमाग को सिग्नल दे रहे हैं कि अरे ये जानकारी जरूरी है, इसे भूलना मत। इसका कोई तय शेड्यूल है, जैसे कब कब दोहराना चाहिए? एक स्रोत एक बहुत ही व्यवहारिक शेड्यूल बताता है। पहला रिवीजन 1 दिन बाद, दूसरा 3 दिन बाद, तीसरा 7 दिन बाद और चौथा 15 दिन बाद। इस तरह आप कम समय और कम मेहनत में जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देते हैं। आजकल एंकी या क्विजलेट जैसे कई डिजिटल फ्लैश कार्ड एड्स हैं जो ये काम आपके लिए अपने आप कर देते हैं। ये तो बहुत कारगर लगता है। और इसी से जुड़ी एक और तकनीक है रिट्रीवल प्रैक्टिस। रिट्रीवल प्रैक्टिस, या जिसे टेस्टिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ये विचार कि खुद का टेस्ट लेना पढ़ने से बेहतर है, थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन ये याददाश्त बनाने का सबसे मजबूत तरीका है। जब आप किसी जानकारी को किताब से दोबारा पढ़ते हैं तो वो पहचानना यानी रिकग्निशन कहलाता है, जो काफी आसान है। लेकिन जब आप किताब बंद करके उसे अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो उसे याद करना यानी रिकॉल कहते हैं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो दिमाग में उस जानकारी तक पहुंचने का न्यूरल रास्ता और मजबूत और चौड़ा होता जाता है। इसीलिए शायद क्विज और प्रैक्टिस टेस्ट इतने फायदेमंद होते हैं। और ये बात मुझे हमारे वैदिक वाले स्रोत की याद दिलाती है। वो लोग तो एक तरह से हजारों सालों से इसका सबसे मुश्किल वर्जन इस्तेमाल कर रहे थे, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वैदिक परंपरा इस रिट्रीवल प्रैक्टिस का चरम उदाहरण है। वे सिर्फ याद नहीं करते थे, वे उसे लगातार दिमाग से निकालकर उसकी शुद्धता की जांच करते थे। लेकिन उस पर हम अभी आते हैं। पहले एक और मजेदार तकनीक की बात करते हैं जिसे मेमोरी चैंपियन इस्तेमाल करते हैं, मेथड ऑफ लोकाय या मेमोरी पैलेस। हाँ, ये सुनने में किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है, एक दिमागी महल बनाना। और ये उतना ही दिलचस्प है। ये एक प्राचीन यूनानी रोमन तकनीक है जो हमारी स्थानिक याददाश्त यानी स्पेशल मेमोरी की असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करती है। हमें रास्ते और जगह बहुत अच्छी तरह याद रहती हैं। इस तकनीक में आप जिन चीजों को याद करना चाहते हैं उन्हें किसी जानी पहचानी जगह, जैसे आपके घर के अलग अलग कोनों से मानसिक रूप से जोड़ देते हैं। ये सुनने में तो मजेदार है, पर क्या ये असल जिंदगी में प्रैक्टिकल है? क्या रोज रोज किराने का सामान याद करने के लिए कोई इतना बड़ा मेंटल मैप बनाएगा? शुरू में ये एक खेल जैसा लग सकता है, लेकिन ये बहुत कारगर है। मान लीजिए आपको भाषण के 5 मुख्य बिंदु याद करने हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि पहला बिंदु आपके दरवाजे पर लिखा है, दूसरा सोफे पर रखा है, तीसरा किचन की मेज पर है और इसी तरह। जब आप भाषण दे रहे होंगे तो आपको बस मन में अपने घर के उस रास्ते पर चलना है और बिंदु अपने आप याद आते जाएंगे। मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूं।
और यकीन मानिए ये कभी फेल नहीं होता। ये सूचियों, प्रक्रियाओं और क्रमों के लिए बेहतरीन है। कमाल है। और अब आते हैं उस तकनीक पर जिसका हमने अभी जिक्र किया था, प्राचीन भारत की वैदिक मौखिक परंपरा। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि कैसे हजारों सालों तक इतने विशाल ग्रंथ वेदों को बिना एक भी शब्द बदले सिर्फ याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया गया। ये कैसे संभव हुआ? ये सिर्फ रटना नहीं था, ये याददाश्त का पूरा विज्ञान था, जो अनजाने में ही उन सभी आधुनिक सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहा था जिनकी हमने अभी बात की। यह हमारी चर्चा के मूल विचार को साबित करता है कि याददाश्त एक सक्रिय, रचनात्मक प्रक्रिया है। इसमें क्या-क्या शामिल था? सबसे पहले मल्टी सेंसरी एनकोडिंग। वो सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि ध्वनि यानी सटीक उच्चारण, लय यानी छंद और शारीरिक हरकतों यानी मंत्रोच्चार को एक साथ दिमाग में दर्ज करते थे। दूसरा, जैसा कि आपने कहा, गहन रिट्रीवल प्रैक्टिस। उनके पास पाठ नाम की जटिल दोहराव प्रणालियां थीं, जैसे क्रम पाठ, जिसमें शब्दों को जोड़ों में दोहराते थे, जैसे 1-2, 2-3, 3-4। और एक जटापाठ का भी जिक्र है जो बहुत ही जटिल था। हाँ, जटापाठ दिमागी कसरत का शिखर था। इसमें पैटर्न कुछ ऐसा होता था, 1-2, 2-1, 1-2। ये किसी कंप्यूटर के एरर चेकिंग कोड जैसा था। इसका मकसद सिर्फ याद करना नहीं था, बल्कि किसी भी संभावित गलती को पकड़ना और उसे ठीक करना था। ये रिट्रीवल प्रैक्टिस का इतना गहन स्तर था कि याददाश्त पत्थर की लकीर बन जाती थी। तो उन्होंने चंकिंग का भी इस्तेमाल किया, यानी जानकारी को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना, जैसे मंत्र और सूक्त, और ध्यान और प्राणायाम जैसी माइंडफुलनेस तकनीकें भी थीं। बिल्कुल, ध्यान और नियंत्रित सांसें एकाग्रता को बढ़ाती थीं, जो सीखने की पहली शर्त है। तो अगर आप देखें, वैदिक प्रणाली में स्पेस्ड रेपिटेशन था, बेहद शक्तिशाली रिट्रीवल प्रैक्टिस थी, चंकिंग थी, मल्टी सेंसरी इनपुट था और माइंडफुलनेस भी थी। ये याददाश्त को मजबूत करने का एक संपूर्ण इकोसिस्टम था। ये सब बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए अब इसे हमारे सुनने वालों के लिए एक व्यावहारिक टूल किट में बदलते हैं। मान लीजिए किसी को अपने काम के लिए एक नई स्किल सीखनी है। इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल करके उसका गेम प्लान क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए एक एक्शन प्लान बनाते हैं। पहला कदम, गहराई से समझें। इसके लिए फाइनमैन तकनीक का इस्तेमाल करें। उस स्किल के मूल सिद्धांतों को किसी को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें, रट्टा ना मारें। दूसरा कदम, सक्रिय रूप से पढ़ें। अगर कोई किताब, मैनुअल या नोट्स पढ़ रहे हैं तो SQ3R विधि अपनाएं। सवाल पूछें, जवाब ढूंढें और हर सेक्शन के बाद बिना देखे दोहराएं। और एक बार जब जानकारी दिमाग में चली गई तो उसे वहां बनाए रखने के लिए तीसरा कदम, तथ्यों को मजबूत करें। उस स्किल से जुड़े जरूरी तथ्य, शब्दावली या फॉर्मूलों के लिए स्पेस्ड रेपिटेशन का इस्तेमाल करें। डिजिटल फ्लैश कार्ड ऐप्स इसमें आपकी बहुत मदद करेंगे। चौथा कदम, प्रक्रियाओं को याद रखें। अगर उस स्किल में कोई क्रम या स्टेप्स है तो मेमोरी पैलेस तकनीक को आजमाएं। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन अभ्यास से बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और इन सब तकनीकों के साथ साथ हमारी जीवन शैली से जुड़ी आदतें भी हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, और वो नींव है जिस पर ये सब खड़ा है। कम से कम 6-7 घंटे की गहरी नींद लें, पौष्टिक आहार लें। हमारे स्रोतों में ड्राई फ्रूट्स, दूध और पानी का जिक्र है। और सबसे जरूरी, अपनी मानसिकता। हाँ, सकारात्मक सोच वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये सोचना कि ये बहुत मुश्किल है, मुझे याद नहीं रहेगा, के बजाय ये मानना कि मैं इसे सीख सकती हूँ। क्या इससे सच में इतना फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क। इसे मनोविज्ञान में सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। अगर आप दिल से मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, तो आपका दिमाग सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल हो जाता है। शक और डर सीखने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधाएं। तो एक सकारात्मक और जिज्ञासु मानसिकता रखना शायद सबसे पहला और जरूरी कदम है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि याददाश्त एक मांसपेशी की तरह है। आप इसे जितना सही तरीके से प्रशिक्षित करेंगे, यह उतनी ही मजबूत होगी। यह अपने दिमाग के खिलाफ लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके काम करने के तरीके को समझकर उसके साथ काम करने के बारे में है। फॉरगेटिंग कर्व एक सच्चाई है, लेकिन अब हम जानते हैं कि उसे हराने के लिए हमारे पास कई स्मार्ट रणनीतियां हैं। बिल्कुल सही कहा। सीखना केवल मेहनत का काम नहीं, बल्कि सही रणनीति का खेल है। और अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। इन सभी स्रोतों ने हमें सिखाया कि कैसे याद रखें, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में
जहां हम पर हर तरफ से जानकारी की बौछार हो रही है, सोशल मीडिया, खबरें, ईमेल, क्या उद्देश्यपूर्ण रूप से भूलने की कला भी उतनी ही जरूरी नहीं हो गई है, ताकि हम उन चीजों के लिए अपने दिमाग में जगह बना सकें जो सच में मायने रखते हैं?